नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8th क्लास की जो इतिहास की बुक है वो शुरू की हुई है और इसके अंतर्गत हमारा जो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है कंपनी का शासन, यानी व्यापारी से साम्राज्य तक। यानी कंपनी की जो है एक व्यापारी के तौर पर जब भारत में आई थी, उसके बाद किस प्रकार से इसने धीरे धीरे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, उन सभी से किस प्रकार से ये मालिक बनती चली गई, उसका हम वर्णन करने जा रहे हैं आज। तो यहाँ पर देखिए, कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। तो ये नवाब कैसे बने, क्या ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनकी वजह से भारतीय राजा इनके सामने नतमस्तक होते चले गए। देखिए, नवाब बनने का मतलब क्या था। इसका एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत दोनों आ गई थी। सत्ता भी आ गई थी, ताकत भी आ गई थी। ताकत देखिए, जैसे कि इन्होंने बंगाल के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के बाद बक्सर की जो 1764 में लड़ाई हुई, उसने पूरी तरह से बंगाल जो है अंग्रेज़ों के अधीन कर दिया। तो दोनों चीज़ें आने के बाद इन्होंने फिर राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन इसके कुछ और फ़ायदे भी इनको मिले। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लग गए। देखिए, जैसे ही कंपनी को बंगाल की नवाबी मिली, तो बंगाल की नवाबी मिलते ही मिली किनको थी, ये कंपनी के जो प्रमुख अधिकारी थे कंपनी को मिली थी। लेकिन कंपनी में काम करने वाले सभी छोटी बड़ी मजदूर अपने आप को नवाबों की तरह ख्वाब जो है वो देखने लग गए थे। कंपनी का जो व्यापार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। यहाँ पर देखिए, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए मजबूर कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर ज़मीन और बहुत सारा पैसा दें। देखिए, उल्ट कहानी हो गई यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए, क्या तो कंपनी को भारतीय राजाओं को नजराना देना होता था, यहाँ पर भारतीय राजाओं को कंपनी को नजराना देना पड़ रहा है। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी 1743 के अंदर। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास, जिसको कि आज चेन्नई बोला जाता है, आया था, तो उस समय उसकी उम्र केवल 18 वर्ष की थी। 1743 के अंदर जब वह कंपनी के अधीन एक छोटा सा अधिकारी बनकर के आया था, तो 18 साल की उम्र थी उसकी। लेकिन जब 1767 के अंदर, यानी 24 साल के बाद, जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ, तो यहाँ उसकी दौलत 102 पाउंड के बराबर थी। यानी 4,01,102 पाउंड के बराबर उसकी दौलत थी। यहाँ पर देखिए, दिलचस्प बात ये रही कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा था। पहला कार्यकाल उसका एज ए गवर्नर था, लेकिन दूसरी बार जब उसका भारत के अंदर जब उसको गवर्नर बना करके भेजा गया, तो उस समय उसको काम सौंपा गया था कंपनी के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। लेकिन खुद ये इतने बड़े भ्रष्टाचारी निकले। एक गवर्नर की जो इनकम थी वो देखिए 4,01,102 पाउंड के बराबर। लेकिन 1772 के अंदर ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर अपनी सफाई देनी पड़ी थी। देखिए, जो अधिकारी एक भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए एक अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया हो, उसको खुद अपने देश में जाकर अपने संसद के अंदर खड़ा होकर के अपने बारे में सफाई देनी पड़ रही थी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे कि उसने इतनी अधिक संपत्ति जो अर्जित की थी, इस संपत्ति को देखते हुए वो शक के दायरे में आ गए थे। और ऐसे में उसे खुद जो है अपने आप को जो है सही साबित करना था संसद के अंदर। यद्यपि उसको भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया गया था, लेकिन
वो आत्मग्लानि से इतने भर गए थे कि 1774 के अंदर उन्होंने अपने आत्महत्या करनी पड़ी। 1774 के अंदर 2 बार भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति 2 बार जो एक बार वायसराय बना, और ऐसे व्यक्ति को अंततः अपनी आत्मलीला समाप्त करनी पड़ी, आत्महत्या करनी पड़ी। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह धन दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए बहुत से अधिकारी। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवारों में से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी गुजारें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहाँ आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे, यानी कि यहाँ पर जो नवाब शब्द है, यह नवाब शब्द किन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ? जो कंपनी के अफसर भारत में नियुक्त हुए और उन्होंने अपनी अकूत संपत्ति इकट्ठी की और उस संपत्ति के सहारे अपने देश जाकर आलीशान महल बनाए, उन महलों में जीवन बसर किया। ऐसे लोगों को नवाब कहा गया। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया था उस समय। उन्हें लोग अक्सर नए अमीरों और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे, यानी रातों रात अमीर बनने वाले लोगों के रूप में उनको देखा जाता था। नाटकों और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था ऐसे लोगों का। तो ये थे कुछ दिन के अंदर बने करोड़पति लोगों की जीवनियाँ। यहाँ पर देखिए कंपनी का फैलता शासन। कंपनी ने देखिए ये कुछ अधिकारी आए जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने फिर कैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों के माध्यम से अपना जो शासन फैलाया। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने उभर करके आती हैं। इनमें किसी अनजाने इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला तो प्राय नहीं किया था, लेकिन किसी न किसी आड़ को लेकर के, किसी न कोई बहाना बना करके इन्होंने उन क्षेत्रों को अपने अधीन करना जारी रखा। किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संसाधनों का इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी बड़ी सोची समझी चाल के साथ इन्होंने भारतीय राजाओं को पीछे धकेलना शुरू किया। बक्सर की लड़ाई बिल्कुल आपको याद होगी कि जो कि 1764 में हुई थी। ब्लैक होल की घटना, उसके बाद मीर जाफ़र की जो मौत हुई, डेथ हुई, उसके बाद किस प्रकार से कंपनी ने अपने आप को एक शासक के रूप में उभारना शुरू किया था। तो 1764 के बाद ये कहानियाँ शुरू होती हैं और इन्होंने भारतीय रियासतों में क्या करना शुरू कर दिया? रेजिडेंट तैनात करने शुरू कर दिए। रेजिडेंट एक ऐसा अधिकारी होता है जो कि कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी का अधिकारी जो उस राजा के दरबार में रहता है, राजा के खर्चे पर रहता है और राजा को राजा की हर गतिविधि के अंदर उसका हस्तक्षेप होता था। ये कंपनी का राजनीतिक प्लस व्यावसायिक प्रतिनिधित्व करता था वे, यानी ये राजनीतिक एजेंट भी था, प्लस में ये व्यावसायिक प्रतिनिधि के तौर पर भी कंपनी की तरफ से वहाँ पर भेजा गया कैंडिडेट था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना होता था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राजाओं के भीतरी मामलों में भी दखल देने लग गए थे। अब भीतरी मामलों में दखल इन्होंने किस प्रकार से दी, जरा वो समझते हैं। देखिए, जब किसी राजा ने कंपनी के एक रेजिडेंट को अपने यहाँ पर रखना स्वीकार कर लिया, तो अब वो राजा उस रेजिडेंट की मर्जी के बिना किसी दूसरे राजा के साथ बातचीत नहीं कर सकता था। किसी दूसरे राज्य के साथ वो व्यापारिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। किसी भी प्रकार की बातचीत करने से पूर्व उसको रेजिडेंट की सलाह लेनी होती थी और रेजिडेंट चाहे तो वो उसको एग्री हो सकता था, अदरवाइज नहीं भी हो सकता था। यानी राजा अब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह गए थे। ये रेजिडेंट का प्रमुख काम होता था, कंपनी के हितों की रक्षा करना, आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में किस प्रकार से हस्तक्षेप किया, ये अभी हमने जाना। अगला राजा कौन होगा?
किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करने लग गए थे। यानी जो भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय लोगों को करना चाहिए, भारतीय जनता को करना चाहिए, वो सारा काम अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो रेजिडेंट थे वो करने लग गए थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधियां थोपी। सहायक संधि जो कि लॉर्ड वेल्जली और एक विलय की नीति, एक सहायक संधि, एक विलय की नीति, लॉर्ड वेल्जली और लॉर्ड डलहौसी, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय रियासतों को अपने साम्राज्य में जबरदस्ती शामिल करने का कार्यक्रम शुरू किया। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। ये सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली के द्वारा चलाई गई। किस प्रकार से कि यदि कोई राजा इस संधि को स्वीकार कर लेता था, इस संधि को मान लेता था, तो उसको वहाँ पर कंपनी के सेना रखनी होती थी। कंपनी उसके हर प्रकार के मामले की जिम्मेदारी लेती थी। ये सहायक संधि होती थी। इस बंदोबस्त को मान लेने वाला अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकारी नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देता था। भाई, कंपनी को राजा पैसा देता था सहायक सेना के रखरखाव के लिए। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाता तो जुर्माने के तौर पर उनका पूरा इलाका कंपनी के कब्जे में चला जाता। ये थी सहायक संधि। देखिए, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल बनकर के आए, इनका गवर्नर जनरल का काल था 1798 से 1805। लॉर्ड वेल्जली के नाम से इनको जाना जाता है। पूरा नाम इनका लॉर्ड रिचर्ड वेल्जली सहायक थे। ये साहब थे जो कि गवर्नर जनरल बनकर के आए 1798 से 1805। उस समय अवध का नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया था। अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गया था। 1801 में अवध का आधा इलाका इन्होंने मिला लिया था और बचे कुचे को अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसको साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसी आधार पर हैदराबाद के जो निजाम थे, कई इलाके छीन लिए गए थे। हैदराबाद के आसपास के इलाकों में निजाम लोग रहते थे, तो उन क्षेत्रों के उनके भी इलाके छीन लिए गए थे। यहाँ पर देखिए, हमने रेजिडेंट शब्द सुना है। रेजिडेंट की ताकत क्या है? सबसे इधर तो पहले ये देखिए, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला, टीली कैटल द्वारा बनाए गए चित्र है 1772 के अंदर। अभी हमने देखा कि 1772 में किनको अपनी संसद के अंदर सफाई देनी पड़ी थी? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ये हैं अपने शुजाउद्दौला साहब गवर्नर के सामने। तो देखिए, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था, रेजिडेंट दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीन रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट के दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। ये थी वही जेम्स मिल, 1832 के अंदर उसने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की थी। जेम्स मिल साहब, जिन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर विभाजित किया है। तो यहाँ पर देखिए, टीपू सुल्तान शेर ए मैसूर, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया,
तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से आप ये बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए, हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर, इन्होंने मैसूर के अंदर जो वाडियार वाला जो एरिया है यहाँ पर अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। वहाँ के शासक को पराजित कर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। हैदर अली का शासनकाल 1761 से लेकर यानी 1761 पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1782 तक उसका शासन रहा। 1782 में जब दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो उनमें ये वीरगति को प्राप्त हुई। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासनकाल 1782 से 1799 में रहा, शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था भाई। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में रहता था और जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी, काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। तो उधर क्योंकि हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों बहादुर राजा थे, शासक थे। टीपू सुल्तान ने 1785 में क्या किया, अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया, यानी वहाँ से कोई विदेशी व्यापार नहीं कर सकता था। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण भी किया। और आगे जब नेपोलियन वहाँ के शासक बने तो उनके साथ भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे। यहाँ पर देखिए, टीपू सुल्तान के बेटों को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस का दौर आ जाता है। ये 1793 के आसपास का दौर है। कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है, डैनियल आर्न द्वारा ये चित्रित किया गया चित्र। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। और ये जो संधि थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इस संधि के तहत उनके दो बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था भाई, क्योंकि अंग्रेज़ों को विजय दिखाना उनकी प्रमुखता रहती थी। देखिए, सुल्तान के इन कामों में से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए थे, क्योंकि उसकी जो फ्रांस के साथ बढ़ती हुई जो मित्रता थी उससे अंग्रेज़ घबरा गए थे। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और उनको कुचलना बहुत ज़रूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। 1767 में पहली जंग हुई जो कि 69 तक चली। फिर 1780 में जंग शुरू हुई, 84 तक चली। 82 में बीच में ही द्वितीय जो युद्ध था उसमें हैदर अली की मौत हो जाती है। 90 से 92 और 99 श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वाडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई थी। ये टीपू सुल्तान की कहानियाँ देखिए, राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से ही बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 में मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिरी। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ले। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद से उन्हें शेर ए मैसूर कहा जाने लग गया था। उनके राजसी झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। ये खिलौना दिया हुआ है जो टीपू सुल्तान का ज़बरदस्त खिलौना है। देखिए इसके अंदर क्या दर्शाया गया है। एक अंग्रेज अधिकारी को दबोचे हुए है शेर। यह टीपू के एक विशाल काय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी।
अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौनों को अपने साथ ले गए थे। खिलौने की इतनी ज़बरदस्त तकनीक को देखकर अंग्रेज दंग रह गए थे भाई। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।